हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 10 से लेकर 12 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 9 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ों को आज हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, 26 क्वेश्चन हम लोगों ने अगस्त मंथ में डिस्कस कर लिया, 27वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय ऑफरिंग क्यूरेटेड प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस टू स्टार्टअप्स फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, स्टार्टअप्स संस्थापकों और निवेशकों को क्यूरेटेड उत्पादों और समाधानों की पेशकश करके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजीज के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बेंगलुरु कर्नाटका में अभी हाल ही में लेट्स वेंचर का फ्लैगशिप इवेंट लेट्स इग्नाइट ऑर्गेनाइज किया गया था। जो ये लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजीज है, इसका एक फ्लैगशिप इवेंट है जिसका क्या नाम है, लेट्स इग्नाइट। मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि PDF में ये सब कुछ आपको मिलेगा। PDF पढ़ना जरूरी होता है, PDF एक बार आप लोग पढ़ा करो। ठीक है ना, लेट्स इग्नाइट जो है उसका एक फ्लैगशिप इवेंट होता है। ठीक है ना, लेट्स इग्नाइट जो है वो लेट्स वेंचर का एक फ्लैगशिप इवेंट है जो कि अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसी दौरान ये MOU जो है वो साइन किया गया किसके बीच में, IDFC फर्स्ट बैंक के और लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजीज के बीच में ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों किया गया था, ठीक है ना, ये चीज़ क्वेश्चन में ही दी गई है। ठीक है ना, MOU क्यों साइन किया गया, तो उसके बाद में क्या चीज़ें होंगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी गई हैं। कई आगे आने वाले सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में मिलती है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से ढंग से पढ़ना जरूरी होता है। ठीक ना, इसमें बोला गया ना कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय ऑफरिंग क्यूरेटेड प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस टू स्टार्टअप्स। ठीक ना, क्यूरेटेड प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस ऑफर करके इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को और इन्वेस्टर्स को उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये जो है मतलब MOU साइन किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एज पर RBI's रिसेंट नॉर्म फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू बिकम ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 इन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, फॉरेक्स बिजनेस, SFBs who have completed how many years of operation in authorized dealer category 2 and have how much amount as a minimum net worth can deal in foreign exchange। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट में पूछा भी था, WhatsApp वगैरह के थ्रू भी पूछा हुआ था, टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था। 2 ही 4 लोगों ने इसका सही आंसर दे पाया था। तो पढ़ाया नहीं गया तो आंसर कैसे दोगे, ये कोई बात नहीं है, मतलब ये पहले से अंडरस्टूड था, लेकिन फिर भी चीज़ें दी गई थी एक बार आपको कि देखते हैं कहीं से पढ़ भी रहे हो तो चीज़ें आपको याद है या नहीं है। ठीक ना, लघु वित्त बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा व्यवसाय में अधिकृत डीलर श्रेणी 1 बनने के लिए RBI के हालिया मानदंडों के अनुसार SFBs जिन्होंने अधिकृत डीलर श्रेणी 2 में संचालन के कितने साल पूरे कर लिए हैं और न्यूनतम निवल मूल्य के रूप में कितनी राशि अपने पास रखते हैं कि वे विदेशी मुद्रा में सौदा कर सकते हैं। हिंदी अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, इसीलिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है और क्वेश्चन समझेंगे तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी था। क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और आसान भाषा में क्वेश्चन को समझाने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद में चीज़ें फिर आप लोग समझ ही जाओगे। देखो RBI गाइडलाइन से रिलेटेड है। RBI ने हाल ही में अपना गाइडलाइन एक सर्कुलर जारी किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, डिटेल में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, RBI ने भी हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ नॉर्म्स जारी किए हुए हैं जिससे कि वो जो है ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए जो है ऑथोराइज्ड डीलर बन जाए कैटेगरी 1 की। ठीक है, कैटेगरी 1 की ऑथोराइज्ड डीलर बनने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए RBI के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन के अनुसार वे सभी SFBs जिन्होंने अपने ऑपरेशन के कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं एज ए कैटेगरी 2 डीलर, ठीक ना, वे सभी SFBs जो कि ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 के रूप में अपने ऑपरेशन के कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं और उनके पास में कितना मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए जिससे कि वे फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस में एज ए कैटेगरी 1 डील कर सके, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 years and 500 crore रुपीज। ऑप्शन नंबर बी, 2 years and 500 crore रुपीज, यानी कि
who have completed how many years of operation in authorized dealer category 2। authorized dealer category 2 के रूप में उनको जो है 2 साल का ऑपरेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए और मिनिमम नेटवर्थ की जो बात पूछी गई है 500 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना। हाल ही में भी आरबीआई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 2-3 बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें यहीं पर आपको याद हो जाए, ठीक ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो याद करना जरूरी है। पीडीएफ में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी जाएंगी, तो पीडीएफ भी आप लोग इसकी पढ़ना, ठीक ना। आरबीआई ने भी हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ नॉर्म सेटअप किए हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में कैटेगरी 1 अथोराइज डीलर बनने के लिए, ठीक ना। अथोराइज डीलर को आगे से हम लोग एडी बोलेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक ना, एडी, ठीक ना। और इस नॉर्म्स के अनुसार वे सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अथोराइज डीलर कैटेगरी 2 में 2 साल से ऑपरेशनल है और उनकी मिनिमम नेटवर्थ रुपीज़ जो है वो 500 करोड़ रुपए की है, वे सभी एसएफबीज फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं एज ए अथोराइज डीलर कैटेगरी 1 के रूप में, ये बोला गया है इस नॉर्म्स में, ठीक ना। इन मानदंडों को पूरा करने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को फेमा एक्ट 1999, ठीक ना, फेमा एक्ट 1999 के तहत में आरबीआई से अथोराइज डीलर कैटेगरी 1 का लाइसेंस लेना होगा और अथोराइज डीलर कैटेगरी 2 के जो भी बैंक होते हैं वे केवल मनी चेंजिंग फैसिलिटी ही ऑफर करते हैं, ठीक ना। जबकि कैटेगरी 1 के जो अथोराइज डीलर के रूप में एसएफबीज होंगे वो फॉरेन एक्सचेंज के दूसरे टाइप के भी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कैटेगरी 1 अथोराइज डीलर बनने की कुछ और एलिजिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं आरबीआई के द्वारा, उसे भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। हालांकि पीडीएफ में सारी चीज़ें मिलेंगी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग पढ़ जरूर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी एसएफबीज का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी कि CRAR होगा वो 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज़ें ये जो बताई गई हैं कि पिछले 4 क्वार्टर के दौरान बैंक का नेट एनपीए 6% से कम नहीं होगा। पिछले 4 क्वार्टर के दौरान बैंक का एनपीए 6% से कम नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो है बैंक लास्ट 2 ईयर्स के दौरान प्रॉफिट में होनी चाहिए, ठीक है ना। बैंक जो है पिछले 2 सालों के दौरान ये प्रॉफिट में होनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों के दौरान CRR और SLR ये भी मेंटेन होना चाहिए और ये भी मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो CRAR के बारे में, ठीक है ना, ये 15% से कम नहीं होना चाहिए। पिछले 4 क्वार्टर के दौरान बैंक का नेट एनपीए 6% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक लास्ट 2 ईयर्स के दौरान प्रॉफिट में होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ और फैक्ट्स आपको इसके पीडीएफ में मिलेंगे, वहाँ से जाकर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। और इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में पूछा गया इसका आंसर 2 ईयर्स एंड 500 करोड़ रुपीज़ इसका ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट Q1 2022 which state has the highest number of transactions at physical touch point in Q1 Q1 2022। वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट Q1 2022 के अनुसार Q1 2022 में किस राज्य में फिजिकल टच पॉइंट्स पर सबसे अधिक लेन देन हुई? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2022 के Q1 की रिपोर्ट जारी की गई है अभी हाल ही में वर्ल्ड लाइन के द्वारा, ठीक है ना। वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स के बारे में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है ना। कई सारे फैक्ट्स, कई सारे डाटा, बहुत सारे डाटा इससे रिलेटेड दिए गए हैं, ठीक है। कुछ डाटा यहाँ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कुछ चीज़ें आपको इसकी पीडीएफ में मिलेंगी, क्योंकि एक एक करके सारा डाटा यहाँ पे पढ़ने लगेंगे तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है, इतना सारा चाहिए, इतनी सारी डाटा एक साथ हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ जरूरी जो चीज़ें होंगी यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। तो ये चीज़ें जो है आप लोग पीडीएफ में भी देखिएगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीडीएफ आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन अच्छा है, टू दी पॉइंट, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग इसकी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसका आंसर हम लोगों ने जान लिया, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है, ठीक है ना। फिजिकल टच पॉइंट्स पर 2022 के Q1 में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो महाराष्ट्र में हुए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि 2022 के Q1 यानी कि जनवरी से मार्च, Q1 यानी कि जनवरी से मार्च 2022 के दौरान 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी, ये याद रखना, ये बिलियन की बात हो रही है
और ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, वैल्यू की नहीं हो रही, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 3.96 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए जिनकी टोटल वर्थ, अब हम लोग बात करें वैल्यू की रुपीज़ में, तो वो कितनी थी 10.25 ट्रिलियन रुपीज़, ये ट्रिलियन है, ठीक है ना, ट्रिलियन रुपीज़। ये चीज़ याद रखना है, डाटा याद रखना है, स्केल 3 वालों आप लोग भी याद रखना, ठीक है ना। फिर से सुनो आप लोग, 2022 के क्वार्टर वन क्या होता है, जनवरी से मार्च, ठीक ना, जनवरी से मार्च के बीच में, 2022 के जनवरी से मार्च के बीच में 9.36 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए जिनकी टोटल वर्थ, टोटल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 9.36 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, 10.25 ट्रिलियन रुपीज़ इनकी वर्थ हो जाएगी। मतलब इतने ट्रांजेक्शन्स में इतने रुपए ट्रांसफर किए गए, इधर उधर इनका लेन देन किया गया, ठीक ना। और डिफरेंट मोड में ये पेमेंट किए गए। और यूपीआई जो था, यूपीआई जो भी, मतलब ये यूपीआई है सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रांजेक्शन मोड था, ठीक ना। ये जो भी 9.36 बिलियन ट्रांजेक्शन्स किए गए, 10.25 ट्रिलियन रुपीज़ के ट्रांजेक्शन्स किए गए, इसमें से जो यूपीआई था, यूपीआई के माध्यम से सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए गए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच पेमेंट मोड इज द हाईएस्ट, हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, यूपीआई के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसमें किए गए थे, ठीक ना। यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M, यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट मोस्ट प्रेफर्ड पेमेंट मोड रहा इस ड्यूरेशन में, ठीक है ना। और अगर हम लोग टॉप यूपीआई ऐप की बात करें, मतलब यूपीआई भी कौन से ऐप के द्वारा सबसे ज़्यादा यूपीआई किया गया, अगर हम लोग इसको और आसान भाषा में समझें तो ये भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा यूपीआई फ़ोनपे के द्वारा किया गया, ठीक ना, सबसे ज़्यादा यूपीआई फ़ोनपे के द्वारा किया गया, फिर गूगल पे के द्वारा किया गया, फिर पेटीएम के द्वारा किया गया, फिर अमेजोन पे के द्वारा किया गया। ये सीक्वेंस वाइज है, फर्स्ट नंबर पर फ़ोनपे, सेकंड नंबर पर गूगल पे, थर्ड नंबर पर पेटीएम, फोर्थ नंबर पर अमेजोन पे। ये बात किसकी हुई, टॉप यूपीआई ऐप की बात। और ये सब जो है वर्ल्ड लैंड की जो डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट है उसी में दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं टॉप रेमिटर बैंक की, ठीक ना। तो टॉप रेमिटर बैंक की हम लोग बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर एसबीआई रहा, एसबीआई के पास में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया, ठीक ना। टॉप रेमिटर बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसबीआई फर्स्ट पर है, सेकंड पर एचडीएफसी, थर्ड पर बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, ठीक ना। अब अगर हम लोग बात करें टॉप बेनिफिशरीज बैंक की, तो टॉप बेनिफिशरीज बैंक में सबसे टॉप पर रहा पेटीएम पेमेंट बैंक, ध्यान रखना पेटीएम पेमेंट बैंक टॉप पर रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पर रहा, थर्ड नंबर पर येस बैंक रहा, फोर्थ नंबर पर एक्सिस बैंक रहा, फिफ्थ नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक रहा, ठीक ना। एक एक करके कैटेगरी वाइज जो चीज़ें बताई जा रही हैं ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा डीप में जाना हुआ और कॉम्प्लिकेटेड करना हुआ तो ध्यान से सुनते चलो, नोट डाउन करते हुए चलो, और पीडीएफ में भी इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक ना। और टॉप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यूपीआई प्लेयर की हम लोग बात करें, फिर से सुनो आपको कौन सी कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि टॉप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यूपीआई प्लेयर की, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर पर था, नंबर 1 पर था येस बैंक, नंबर 2 पर एक्सिस बैंक, नंबर 3 पर एसबीआई, नंबर 4 पर एचडीएफसी, नंबर 5 पर पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एट द फिजिकल टच पॉइंट में अगर हम लोग टॉप स्टेट की बात करें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक कैटेगरी ये भी बनती है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एट द फिजिकल टच पॉइंट में अगर हम लोग टॉप स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये मतलब किया गया, ट्रांजैक्शंस किया गया। उसके बाद तमिलनाडु, ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। और टॉप सिटीज़ की बात करें, अभी बात हुई स्टेट की, अगर हम लोग इसी में बात करें टॉप सिटीज़ की, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एट फिजिकल टच पॉइंट, ठीक ना। इसमें अगर हम लोग बात करें टॉप सिटीज़ की तो नंबर 1 पर रहा हैदराबाद, ठीक ना, नंबर 1 पर रहा हैदराबाद, नंबर 2 पर रहा बेंगलुरु, नंबर 3 पर रहा चेन्नई, ठीक है ना। टॉप पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयर्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब कि किनके कौन सी बैंकों के पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है सबसे ज़्यादा डिप्लॉय की गई, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें टॉप पर है एचडीएफसी बैंक के पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है सबसे ज़्यादा डिप्लॉय की गई, टॉप डिप्लॉयर में आता है ये, ठीक ना। और ये बात जो हो रही ध्यान रखना, ये बात हो रही 2022 के क्वार्टर 1 यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में, ठीक ना। नंबर 1 पर एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 पर एक्सिस बैंक, नंबर 3 पर आईसीआईसीआई बैंक और नंबर 4 पर एसबीआई बैंक, ठीक। तो ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डाटा जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड बताना था वो चीज़ यहाँ पर बताई गई। हालांकि कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो पीडीएफ में आपको मिलेंगी, उसको एक बार आप लोग वहाँ पर पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस टायर 2 अकाउंट्स।
दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम व्हिच डेट, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली टायर 2 खातों में सदस्यता और योगदान के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करना बंद करने का निर्णय लिया है। यह किस तारीख से लागू होगा या किस तारीख से प्रभावी हो जाएगा, ये चीज़ भी मतलब ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल पेंशन सिस्टम टायर 2 अकाउंट। ये चीज़ भी याद रखना, ये कब से प्रभावी होगा ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर सर्कुलर इशूड ऑन 3 अगस्त 2022, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड सर्कुलर 3 अगस्त 2022 को PFRDA के द्वारा जारी किया गया और इस सर्कुलर के जारी होने के तुरंत बाद से विद इमीडिएट इफेक्ट ये चीज़ें जो है प्रभावी हो गई हैं, ठीक ना। 3 अगस्त 2022 को सर्कुलर जारी होने के बाद इमीडिएट इफेक्ट से प्रभावी हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन बढ़िया है, मैंने बताया काफ़ी डाटा भी है इसमें, कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ PDF में पढ़ेंगे, ठीक ना। इनफैक्ट PDF में तो सारी डाटा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो PDF में नहीं मिलेगा। PDF में तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वीडियो में सारी चीज़ें नहीं लेंगे। कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि नेसेसरी होती हैं जिसको वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है PDF में डाल दी जाती हैं, ठीक है ना। वीडियो में मोस्ट ऑफ मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा जो क्रीम चीज़ें होती हैं वो लेके आता हूँ मैं, फिर भी कुछ चीज़ें अगर बचती हूँ तो PDF में मैं देता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी आप लोग देखिएगा, PDF जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो PFRDA ने 3 अगस्त 2022 के लिए इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी किया और उसके बाद ये इमीडिएट इफेक्ट से प्रभावित हो गया, ठीक है ना। एज ए NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर NPS टायर 2 अकाउंट्स में अब आप लोग जो है मतलब जो भी होंगे वो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। PFRDA एक्ट 2013 के सेक्शन 14, ठीक है, PFRDA एक्ट 2013, PFRDA एक्ट 2013 के सेक्शन 14 के तहत में गाइडलाइन जारी की गई है। NPS टायर 2 अकाउंट एज ए वॉलंटरी सेविंग अकाउंट के रूप में काम करता है और केवल NPS टायर 1 अकाउंट होल्डर ही NPS टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक ना। टायर 2 अकाउंट जो होता है वो टायर 1 अकाउंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक ना। NPS टायर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 1000 रुपये होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ये डाटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। फिर से सुन लो आप लोग, NPS टायर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 1000 रुपये होने चाहिए, उसके बाद 250 रुपये के मल्टीपल में बिना किसी अपर लिमिट के कितना भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। फिर से सुनो आप लोग, ये डाटा और ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। NPS टायर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम, ठीक ना, मिनिमम 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए, ठीक ना, मिनिमम 1000 रुपये चाहिए। उसके बाद में आप लोग जो है मतलब उसके बाद में 250 रुपये के मल्टीपल में बिना किसी अपर लिमिट के कितना भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये बात हुई किसकी, टायर 2 अकाउंट की, ये बात है NPS टायर 2 की। और अगर हम लोग NPS टायर 1 की बात करें, तो NPS टायर 1 अकाउंट जो है वो सब्सक्राइबर को मिनिमम 1000 रुपये प्रत्येक साल कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है, मतलब कि हर साल 1000 रुपये मिनिमम आपको कंट्रीब्यूट करना ही होगा, ठीक ना। मतलब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर साल आपको 1000 रुपये कंट्रीब्यूट करना होगा, जबकि टायर 2 में 1000 के साथ में आप मिनिमम ओपनिंग कर लो, उसके बाद 250 के मल्टीपल में कितना भी आप कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो ना, इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जो दोनों का बेसिक डिफरेंस है ये याद रखना, 1000 और 250 का मल्टीपल और 1000, ये चीज़ें भी याद रखना। टायर 2 और टायर 1 का डिफरेंस भी याद रखना, किस डेट से प्रभावी हुआ ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और PDF में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ओर मिलेंगी, तो वहाँ से एक बार पढ़ना, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आप लोगों की हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट प्रपोजिशन। हाल ही में कौन सा बैंक एक अभिनव नगद प्रबंधन प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस रिसीवेबल्स स्वीट यानी कि ARS, ठीक ना, एक्सिस रिसीवेबल स्वीट नाम से ये इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट प्रपोजिशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, किस नाम से किया गया ये आप लोग याद रखना, ARS, इस तरीके से ARS याद कर लो, यानी कि एक्सिस रिसीवेबल स्वीट नाम से ये इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट प्रपोजिशन इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। इसमें और बहुत ज़्यादा डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, ये वन लाइनर ही रहेगा। एक्सिस बैंक क्योंकि इसका आंसर है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे और बढ़ती का नाम जिंदगी ओपन दिल से, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया। ऑप्शन में और भी जो ये बैंकें दी गई हैं इनके बारे में आप लोग ये चीज़ें रिकॉल करते हुए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। RBI हैज़ रिसेंटली अलाउड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड
नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज टू ओन मोर देन व्हाट परसेंटेज स्टेक ऑफ आईडीबीआई बैंक। आरबीआई ने हाल ही में गैर वित्तीय संस्थानों और गैर विनियमित संस्थाओं को आईडीबीआई बैंक के कितने प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 40%। ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 40%, ये आप लोग याद रखना। बेसिकली डिवेस्टमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है, ठीक ना, बेसिकली डिवेस्टमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और एलआईसी जो है, जो एलआईसी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी 51 से लेकर 74% तक, यानी कि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 51 से लेकर 74% तक की अपनी हिस्सेदारी जो है वो आईडीबीआई बैंक में वो अपनी बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये मोर देन 40% जो है ये अलाउ किया हुआ है, ठीक ना। स्ट्रेटेजिक डिवेस्टमेंट प्रोसेस के तहत में ये 51 से लेकर 74% तक की हिस्सेदारी जो है वो मतलब केंद्र सरकार की और एलआईसी की बेची जाएगी। ये दोनों लोग जो हैं स्ट्रेटेजिक डिवेस्टमेंट प्रोसेस के तहत में अपनी हिस्सेदारी 51 से लेकर 74% तक आईडीबीआई बैंक में ये बेचेंगे, ठीक ना। और ये डिवेस्टमेंट क्या होता है, तो पेरेंट कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको बढ़ाने के लिए डिवेस्टमेंट प्रोसेस के तहत में इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज के जो भी एसेट्स होते हैं उनको बेचा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 40% इसका आंसर होगा। आईडीबीआई बैंक की बात हुई है तो इसके एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा जी हो जाएंगे। हेडक्वार्टर आप लोग बताओगे कि कहाँ पर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपांड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मर्चेंट लोन टू द स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पीसीएचएफएल। भारत के छोटे शहरों और कस्बों में मर्चेंट लोन के वितरण का विस्तार करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। पेटीएम ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बहुत डीप में यहाँ पर हमको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो पेटीएम और पीरामल हाउसिंग, पीपी करके ऐसा कुछ बना लो अपने। देखो पी से पेटीएम है, पी से पीरामल होगा, बस इस पीरामल है तो पीपी करके इस तरीके से पी स्क्वायर करके किसी भी तरीके से आप लोग चीज़ें याद करने वाला बना लो अपने, ठीक ना। और इसके तहत में क्या होगा कि टोटल 10 लाख रुपए तक का, ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए का ही, 10 लाख रुपए तक का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरीके से 10 लाख रुपए तक का लोन जो है इसके तहत में दिया जाएगा और 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के लिए, ठीक ना, 24 मंथ यानी कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए ये लोन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पेटीएम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एक्सिलरेट ई कॉमर्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी। छोटे उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेजी लाने के लिए किस संगठन ने हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी, ऑप्शन नंबर ए। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत एमएसएमईज को ओएनडीसी नेटवर्क पर इंटीग्रेट करके उनके ई कॉमर्स ऑपरेशन को एक्सीलरेट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक ना। सिडबी के चेयरमैन शिवा सुब्रमण्यम रमन और ओएनडीसी के एमडी एंड सीईओ टी कोसी ने हाल ही में अभी इसके लिए एक एमओयू पर साइन किया हुआ था, ठीक ना। किसके बीच में एमओयू साइन किया गया, बस ये चीज़ें आप लोग याद रखना, सिडबी और ओएनडीसी। क्यों साइन किया गया ये बताया गया। इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट ई कॉमर्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज के ई कॉमर्स बिजनेसेस को एक्सीलरेट करने के लिए ये किया गया, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सिडबी, ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका हेडक्वार्टर और इनके चेयरपर्सन, इनके चीफ कौन है, ये आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which company has recently joined the ONDC platform as the first significant technology company to introduce social e-commerce in Indian market? कौन सी कंपनी हाल ही में भारतीय बाजार में सोशल ई कॉमर्स को पेश करने वाली पहली महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में ONDC प्लेटफॉर्म में शामिल हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, ठीक है ना, और पहली टेक्नोलॉजी कंपनी बनी जो कि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है। और किस लिए ज्वाइन किया, तो टू इंट्रोड्यूस सोशल ई कॉमर्स इन इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में सोशल ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंडिया में शॉपिंग ऐप भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है जो कि ओएनडीसी नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेसिबल होगा, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ओएनडीसी को ज्वाइन करने वाली पहली टेक्नोलॉजी कंपनी बनी। ये क्वेश्चन भी आप लोग मतलब पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग इस तरीके से भी याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Which bank has recently become the first bank in India to frame a policy to finance
मेकर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। कौन सा बैंक हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित हीरो के निर्माताओं को वित्त देने के लिए नीति तैयार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? इसमें ये पूछा गया है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, मतलब कि जो ओरिजिनल डायमंड नहीं होते हैं, जो खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं, इसका रगड़ बनाया जाता है, वो नहीं। लैब ओन्ड डायमंड, जो कि प्रयोगशाला में, जो कि लैब में डायमंड बनाए जाते हैं, उनके जो मेकर्स होते हैं, मतलब जो लैब में डायमंड बनाए जाते हैं, उन कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनको फिनेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी बनाने वाला इंडिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? कौन सा बैंक है जिसने भी हाल ही में लैब ग्रोन डायमंड के लिए जो है फिनेंस करने के लिए, उनके मेकर्स को फिनेंस करने के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला बैंक बना है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लैब में बनने वाले डायमंड्स के निर्माताओं को फंड प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और लैब में बनने वाले जो डायमंड होते हैं, उनकी कीमत जो होती है ओरिजिनल डायमंड से 30 से 40% तक कम होती है, काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, लगभग आधे दाम में मिल जाते हैं लैब में बने हुए डायमंड ओरिजिनल डायमंड की तुलना में, ठीक ना। और एसबीआई ने इसके लिए एक डिटेल्ड वे में पूरी गाइडलाइन जारी की है, पूरा पॉलिसी बनाई हुई है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने की बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि क्या क्या पॉलिसी में कैसे क्या है, बस इतना ही जानना है कि एसबीआई ही देश का पहला बैंक बना जो कि लैब ग्रोन डायमंड मेकर्स के लिए फिनेंस प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई, हेडक्वार्टर, एमडी, एनएसयू, टैगलाइन आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। In order to provide more liquidity to small businesses at competitive interest rate, which bank has recently partnered with M1 Exchange on the trade receivables discounting system TRADES platform? प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर छोटे व्यवसायों को अधिक तरलता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर M1 एक्सचेंज के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। वन लाइनर ये भी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक इसका आंसर होगा, बस HDFC बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, वन लाइनर रहेगा। Next, by which name Kotak Mahindra Bank has recently launched a lifestyle-focused corporate salary account that offers an upgraded banking experience? कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में किस नाम से एक जीवन शैली केंद्रित कॉर्पोरेट वेतन खाता लॉन्च किया है जो एक उन्नत बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटक क्रीमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, क्रीमी, क्रीम, जो भी है ये आप लोग समझ लो, बस ये याद रखना, कोटक क्रीमी, ठीक ना। किसी भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। वन लाइनर ये भी रहेगा, बस इसमें इतना याद रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक क्रीमी नाम से भी हाल ही में एक लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट लॉन्च किया हुआ है। लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट कोटक क्रीमी नाम से भी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी ये सब जानने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा इतना इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हुई, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उदय कोटक जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू एम्पावर द कॉर्पोरेट ट्रेजरी इकोसिस्टम विद ए रोबस्ट डिसीजन मेकिंग टूल एंड ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद IBS फिनटेक, ए ट्रेजरी टेक सोल्यूशन प्रोवाइडर? कॉर्पोरेट ट्रेजरी इकोसिस्टम को एक मजबूत निर्णय लेने वाले टूल और स्वचालित वर्कफ्लोज के साथ सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक ट्रेजरी टेक सोल्यूशन प्रदाता IBS फिनटेक के साथ में भागीदारी की है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा येस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से येस बैंक के कस्टमर्स को इन्हेंस्ड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, कॉर्पोरेट ट्रेजरी इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो IBS फिनटेक है ये बेसिकली एक ट्रेजरी टेक सोल्यूशन प्रोवाइडर है और इसी के साथ में येस बैंक ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। तो बस इतना ही हमको याद रखना है, येस बैंक और IBS, ठीक है ना। येस बैंक और IBS फिनटेक किसी तरीके से याद रख लो, YIE कर दो या IYA कर दो, किसी भी तरीके से कुछ भी अपना एक दो वर्ड मिलाकर अपना याद करने वाली चीज़ें बना दो। और IBS फिनटेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट एट मॉर्गन स्टैनली, which country would emerge as Asia's strongest economy in 2022 to 2023? मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2022-23 के दौरान कौन सा देश एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया इसका आंसर होगा, ठीक ना। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा अभी हाल ही में कुछ डाटा जारी किया गया, कुछ अपनी रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान इंडिया जो है वो एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के रूप में इमर्ज हो सकता है, उभर सकता है। डोमेस्टिक डिमांड, पॉलिसी रिफॉर्म्स और यंग
वर्क फोर्स के कारण, मतलब डोमेस्टिक डिमांड होने के कारण, पॉलिसी में रिफॉर्म होने के कारण और यंग वर्क फोर्स होने के कारण, ठीक ना, युवा काम करने वाले लोगों के होने के कारण इंडिया एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमिक बन सकती है 2022-23 के दौरान। और मॉर्गन स्टैनली की इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी 2022-23 के दौरान 8 से लेकर 8.5% तक रहने का अनुमान बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया इसका आंसर होगा। कुछ और डाटा इसके पीडीएफ में आप लोगों को दिए जाएंगे, पढ़ लेना आप लोग, बस एक बार गो थ्रू हो जाना चीज़ों से, बाकी बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे और आज हम लोगों ने 12 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।